मूवी की शुरुआत एक जवान लड़की हाना से होती है, जो जिम में अपनी फिट और आकर्षक ट्रेनर अनन्या को एक्सरसाइज करते हुए देख रही होती है। हाना भी अपना वजन कम करके उसकी तरह फिट होना चाहती है, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसका वजन कम नहीं होता। उसकी खाने की आदत उसे हमेशा उसके गोल तक पहुंचने से रोक लेती है। उसकी ट्रेनर अनन्या कहती है, मैंने तुम्हें घूरते हुए पकड़ लिया है। फिर वह उसे जिम के 12 हफ्तों में स्लिम होने वाले प्रोग्राम में शामिल होने का सुझाव देती है। हाना पहले हिचकिचाती है, लेकिन फिर अनन्या उसे समझाकर मना लेती है। हाना एक मेडिकल स्टूडेंट है। अगले दिन कॉलेज में उसकी क्लास को पढ़ाई के लिए अलग अलग लाशें दी जाती हैं। उसकी टीम को एक बेहद भारी भरकम महिला की लाश मिलती है। काम करते हुए हाना की नज़र उस महिला के नाखूनों पर पड़ती है और वह देखती है कि उस पर लगी नेल पॉलिश का रंग बिल्कुल वही है जो उसके अपने नाखूनों पर लगा हुआ है। ये देखकर हाना घर पहुंचते ही अपनी नेल पॉलिश हटा लेती है और खुद भी कहीं उस महिला की तरह मोटी ना हो जाऊं, ये सोचकर वह अपने सारे डोनट्स भी बाहर ले जाकर एक डस्टबिन में फेंक देती है। लेकिन जब वह डस्टबिन के अंदर झांकती है तो वह उसे असामान्य रूप से बहुत गहरा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वह कोई सामान्य डस्टबिन नहीं, बल्कि कोई गहरा अंधेरा गड्ढा हो। हाना को यह काफी अजीब लगता है। उसी दिन हाना का जन्मदिन भी होता है, इसलिए उसके दोस्त उसका जन्मदिन मनाने के लिए उसे एक बार में ले जाते हैं। वहां काउंटर पर बैठी एक खूबसूरत लड़की लगातार हाना को ही देख रही होती है। हाना की दोस्त जोशी उसे जाकर उस लड़की से बात कर लेने को कहती है, लेकिन शर्म के मारे हाना बात टाल देती है और वॉशरूम की ओर जाने लगती है। तभी अचानक वह लड़की खुद उसके पास आ जाती है। शुरुआत में हाना उसे पहचान भी नहीं पाती है, लेकिन फिर पता चलता है कि वह हाना की ही एक पुरानी दोस्त मेलिसा है, जो अब पतली होकर पूरी तरह बदल चुकी है। मेलिसा बताती है कि उसका यह बदलाव ग्रे नाम की गोलियों की वजह से हुआ है। ये गोलियां बहुत महंगी हैं और अभी तक आधिकारिक रूप से मंजूर भी नहीं हुई हैं, लेकिन बहुत तेजी से असर करती हैं। वे हाना को एक गोली ट्राई करने के लिए भी देती है और बताती है कि इसे खाने के बाद कितना भी खाना खाओ, वजन कम होने लगता है। हाना को इस बात पर शक होता है, फिर भी वह गोली खा लेती है। मेलिसा उसे अगले दिन के लिए एक और गोली भी दे देती है। इसके बाद सब दोस्त मिलकर खूब पार्टी करते हैं, जिसके बाद नशे में हाना जरूरत से कहीं ज्यादा खाना भी खा लेती है। अगली सुबह वह यह सोचकर उठती है कि रात भर इतना खाने के बाद उसका वजन बढ़ गया होगा, लेकिन जब वह वेइंग मशीन पर चढ़ती है तो देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका वजन कुछ पाउंड कम हो चुका है। वह तुरंत मेलिसा को मैसेज करके इन गोलियों की कीमत पूछती है। मेलिसा बताती है कि उनकी कीमत $5000 है, जो हाना की पहुंच से बहुत बाहर होती है। बाद में हाना अपने माता पिता के घर जाती है, जहां उसकी माँ किचन में एक सिक्योरिटी कैमरा लगा रही होती है, ये देखने के लिए कि हाना के पिता क्या खाते पीते हैं। उन्होंने हाना के लिए भी खास कम फैट वाला हेल्दी केक बनाया होता है, लेकिन हाना के दिमाग में अब हर समय वही गोलियां घूम रही होती हैं। अगले दिन हाना लैब में उस गोली की जांच करती है। जांच के नतीजे देखकर हाना और उसकी दोस्त जोशी दोनों ही हैरान रह जाते हैं। गोलियों का मुख्य तत्व सोडियम और फॉस्फेट होता है, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि वे गोलियां इंसानी राख से बनी हुई हैं। इसके बाद सारे दोस्त मिलकर उस भारी महिला की लाश का नाम बिग बर्था रख देते हैं और उस पर अभ्यास करते हुए उसकी पसली निकाल लेते हैं। उसे देखकर हाना के दिमाग में अचानक एक आइडिया आता है। सभी छात्रों के चले जाने के बाद हाना डस्टबिन से उस पसली को निकाल लेती है और भट्टी में डालकर उसे पूरी तरह राख में बदल देती है। घर पहुंचकर वह उसी राख की गोलियां बनाती है और काफी सोचने के बाद आखिरकार एक गोली खा लेती है। अगले दिन वह अनन्या के जिम सेशन में भी शामिल हो जाती है। उसी रात जब वह कॉफी बना रही होती है तो उसे केतली की घुमावदार सतह में अपने पीछे कोई खड़ा दिखाई देता है। वह इस घटना को अपनी नोटबुक में लिख लेती है और सोचती है कि शायद यह राख खाने की वजह से हो रहा भ्रम है। अगले कई दिनों तक हाना नियमित रूप से एक्सरसाइज करती रहती है और दूसरी तरफ खुद बनाई हुई राख की गोलियां भी खाती जाती है। साथ ही पहले की तरह खाना भी खाती रहती है, जिम जाती रहती है। धीरे धीरे अनन्या के साथ उसका एक अच्छा रिश्ता भी बनने लगता है और उसका वजन भी लगातार कम होता जाता है। अनन्या हाना में इतनी तेजी से हो रहे इस बदलाव को देखकर इतनी प्रभावित हो जाती है कि वह हाना के साथ एक फोटो लेकर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। लेकिन उसी रात हाना को केतली में फिर से कोई खड़ा दिखाई देता है। इस बार वह एक बड़ा शीशा लगाकर उसे देखने की कोशिश करती है, लेकिन शीशे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह चीज केवल घुमावदार सतहों में ही दिखाई देती है। हाना एक चम्मच का इस्तेमाल करते हुए उसके करीब पहुंचती है और पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि वही महिला बर्था है, जिसकी लाश की राख वह खा रही है। हाना ये सारी बातें अपनी नोटबुक में लिखती रहती है। अगले दिन उसकी माँ उससे मिलने आती है। वह बताती है कि वह कुछ समय के लिए यात्रा पर जा रही है। यह सुनकर हाना हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके पिता को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन उसकी माँ उसे उनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी देकर चली जाती है। बाद में जब हाना सो रही होती है
तब उसे बर्था अपने ऊपर हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। वह धीरे धीरे नीचे उतरती है और अपने भारी शरीर से हाना को दबा देती है। उसी पल हाना चीखते हुए जाग जाती है। इसके बावजूद भी कई दिनों तक हाना बर्था की हड्डियां चुराकर उनकी राख को गोलियों के रूप में खाती रहती है और उसका वजन लगातार घटता जाता है। लेकिन उसके मन में कई सवाल भी उठने लगते हैं। क्या बर्था पहले से बड़ी हो रही है? क्या वह पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो रही है? लेकिन आखिरकार एक दिन हाना का वजन 59 किलो तक पहुंच जाता है। उसका लक्ष्य पूरा हो चुका होता है। जब अनन्या यह देखती है तो चिंतित हो जाती है। उसे लगता है हाना ने खाना छोड़ दिया है। वह उससे साफ कहती है कि जो भी तरीका उसने अपनाया है उसे तुरंत बंद कर दे, क्योंकि वह उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन हाना कहती है कि वह सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए पिछले कई हफ्तों से बहुत मेहनत कर रही है। तभी अनन्या समझ जाती है कि हाना उससे प्यार करने लगी है, लेकिन वह कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है। इससे हाना को बहुत ठेस पहुंचती है। गुस्से में वह ढेर सारी मीठी चीजें खरीद लेती है, लेकिन घर पहुंचते ही अनन्या को याद करके एक चॉकलेट बार भी नहीं खा पाती। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक वह चॉकलेट बार अपने आप उसकी ओर खिसक आता है। हाना घबराकर बैठ जाती है और डरते डरते उसे खा लेती है, लेकिन फिर खाने का पूरा एक बैग उसके सामने आ जाता है। हाना समझ जाती है कि बर्था उसे यह खिलाना चाहती है, इसलिए डर के मारे वह सब कुछ खा जाती है। अगले दिन बर्था के शरीर की जांच करते हुए उन्हें पता चलता है कि बर्था को लिवर कैंसर था और शायद उसी बीमारी की वजह से उसकी मौत हुई थी। अगले दिन हाना अपने माता पिता के घर जाती है, जहां पूरा किचन बुरी तरह बिखरा हुआ होता है। वह खाना ऑर्डर करती है और अपने पिता के सामने रख देती है। उसकी बातों से समझ आता है कि वह किसी वजह से अपने पिता को पसंद नहीं करती है। इसके बाद हाना सीधे जिम पहुंचती है, जहां लॉकर रूम में उसकी मुलाकात अनन्या से होती है। अनन्या उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसका इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं था, और स्वीकार करती है कि वह भी हाना से प्यार करती है। इसके बाद दोनों करीब आते हुए एक दूसरे को किस कर लेते हैं। हाना इससे बहुत खुश होती है और फैसला करती है कि अब वह गोलियां छोड़ देगी और नई शुरुआत करेगी। वह सभी गोलियों से राख निकालकर एक डिब्बे में रख देती है, सारा जंक फूड फेंक देती है, हेल्दी खाना बनाती है और फ्रिज में रख देती है, और अपना फोन लेकर फिर से अनन्या की फोटो देखने लगती है। लेकिन तभी फ्रिज का दरवाजा बार बार अपने आप खुलने लगता है। वह चम्मच में देखती है तो बर्था ठीक उसके पीछे ही खड़ी होती है। बर्था चाह रही होती है कि हाना वह खाना खाए, लेकिन खाने की बजाय हाना उसे डस्टबिन में फेंक देती है। ये देखकर बर्था बुरी तरह भड़क जाती है। हाना किसी तरह भागकर अपने कमरे में आ जाती है, लेकिन तभी उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है और बर्था भी उसका पीछा करते हुए कमरे के अंदर आ जाती है। वह दिखाई नहीं देती, लेकिन बिस्तर उसके वजन से नीचे धंस जाता है। थोड़ी देर बाद बर्था वहां से चली जाती है। तब हाना दरवाजा लॉक कर देती है और किसी तरह सो जाती है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को किचन में पाती है और वह नींद में ही फ्रिज का सारा खाना खा चुकी होती है। अगले दिन वह कॉलेज में स्लीप ईटिंग और स्पिरिट पोजीशन के बारे में पढ़ने लगती है। तभी उसे मेलिसा का मैसेज आता है। हाना मेलिसा से मिलकर उसे भी बताती है कि गोलियों में इंसानी राख थी। फिर वह उससे पूछती है कि क्या गोलियां खाने के दौरान उसे भी अजीब चीजें दिखाई देती थी। मेलिसा स्वीकार करती है कि कभी कभी उसे अपने ही घर में ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन जैसे ही उसने गोलियां लेना बंद कर दिया वह एहसास भी खत्म हो गया। लेकिन हाना के साथ अब भी यह सब जारी है, इसलिए मेलिसा उसे डॉक्टर से मिलने की सलाह देती है। हाना कुछ मेडिकल टेस्ट करवाती है, जिनसे पता चलता है कि उसके पैंक्रियाज में एक छोटा सा ट्यूमर हो गया है। लेकिन वह कैंसर नहीं बल्कि एक सामान्य ट्यूमर है, और डॉक्टर को नहीं लगता कि उस ट्यूमर का हाना के नींद में चलने या बाकी घटनाओं से कोई संबंध है। लेकिन हाना जानती है कि अगर वह सोई तो बर्था उसे फिर से नींद में खाना खिला देगी, इसलिए वह पूरी रात जागती रहती है। उसकी एक आंख अजीब तरीके से हिलने लगती है। अगले दिन जब हाना क्लास में बर्था के लिवर पर काम कर रही होती है तो नींद की कमी और भूख की वजह से उसे बर्था का लिवर भी केक जैसा दिखाई देने लगता है। उसके दोस्त भी उसे घूरने लगते हैं। उसकी दोस्त जोशी को लगता है कि हाना अभी भी मेलिसा की गोलियां खा रही है। वे हाना की हालत देखकर उसे कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वेइंग मशीन पर कोई खास नंबर आ जाने से तुम अचानक खुश हो जाओगी? जोशी उसे खुद को सजा देना बंद करने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद हाना अनन्या के पास जाती है। दोनों साथ में शराब पीते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन जब आधी रात में हाना की आंख खुलती है तो वह खुद को अनन्या के किचन में पाती है। वह वहां का भी लगभग सारा खाना खा चुकी होती है। अनन्या उसे उसी हालत में देख लेती है और तभी अनन्या की एक दोस्त वहां आ जाती है, तो शर्म के मारे हाना वहां से भाग निकलती है। सड़क पर चलते हुए एक सेफ्टी मिरर में उसे फिर से बर्था दिखाई देती है, जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही होती है। हाना तेजी से एक दुकान से बहुत सारा खाना खरीद कर भागते हुए
अपने माता पिता के घर पहुंच जाती है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। लेकिन बर्था वहां भी उसका पीछा करते हुए पहुंच जाती है। वह एक खिड़की का कांच तोड़कर अंदर आने लगती है। हाना समझ जाती है कि बर्था भूखी है, इसलिए वह तुरंत खरीदा हुआ खाना खाने लगती है। असल में वह अपने लिए नहीं बल्कि बर्था के लिए खा रही होती है। लेकिन इतना सब खाने के बाद भी उसका पेट शांत नहीं होता। बर्था को और चाहिए होता है। हाना किचन का पूरा खाना उठा लेती है और वहां लगा कैमरा भी अपने कमरे में सेट करके वहीं एक कोने में फर्श पर सो जाती है, ताकि पता चल सके कि आखिर सोने के बाद उसके साथ क्या होता है। जब वह सुबह उठकर रिकॉर्डिंग चेक करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई देता है कि वह नींद में उठकर लगातार खाना खा रही थी। यहां तक कि अपनी भयानक भूख मिटाने के लिए उसने शेल्फ पर रखा बॉडी बटर तक खा लिया था। यह देखकर हाना बुरी तरह घबरा जाती है और जबरदस्ती उल्टी करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इतना खाने के बावजूद भी अब उसके शरीर की हड्डियां साफ दिखाई देने लगती हैं। उसका वजन बहुत ज्यादा कम हो चुका होता है। उसी समय उसके पिता दरवाजा खटखटाते हैं। उन्होंने उसके लिए पैनकेक बनाए होते हैं। हाना उन्हें लेकर उनके साथ बैठती है। यहीं पता चलता है कि उसके पिता भी एक भारी भरकम वजन वाले इंसान है। हाना अपने पिता को पसंद इसलिए नहीं करती क्योंकि उसके पिता खुद का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते और परिवार की भी परवाह नहीं करते। जब उसके पिता कहते हैं मैं अभी भी यहाँ हूं, तो हाना जवाब देती है लेकिन कब तक? मैं पूरी जिंदगी आपके साथ बैठकर आपका अंत होने का इंतजार नहीं करने वाली। इसके बाद वह अपना ब्लड शुगर चेक करती है जो 7.5 होता है। वह तुरंत जोशी के पास जाकर उससे मदद मांगती है और कहती है कि उसका वजन बहुत तेजी से कम हो रहा है। जोशी उसे याद दिलाती है कि उसने पहले ही कहा था कि मेलिसा की गोलियां मत लेना। तब हाना उसे सच बता देती है कि उसने मेलिसा की गोलियां नहीं खरीदी बल्कि उसने खुद बर्था की हड्डियों की राख से गोलियां बनाई थी। ये सुनकर जोशी घिन से भर जाती है, लेकिन हाना कहती है कि मामला सिर्फ शारीरिक नहीं है बल्कि बर्था की आत्मा भी अब उससे जुड़ गई है। अपनी बात साबित करने के लिए वह जोशी को कुछ चम्मच देती है और समझाती है कि जब भी उसका ग्लूकोज लेवल 6 से नीचे जाता है बर्था दिखाई देने लगती है। वह एक्सरसाइज करके अपना ग्लूकोज कम करती है जिससे हाना को चम्मच में बर्था दिखाई देने लगती है। लेकिन जोशी को कुछ दिखाई नहीं देता। वह सोचती है कि शायद हाना को स्कूल के मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहिए, लेकिन तभी उनके आसपास रखी चीजें अपने आप गिरने लगती हैं। ये देखकर जोशी भी डर जाती है और आखिरकार हाना की बात पर विश्वास कर लेती है। हाना समझाती है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। वह जितनी ज्यादा कैलोरी खाती है उसका वजन उतना ही कम होता जाता है और उसी के साथ बर्था उतनी ही बड़ी होती जाती है। मेलिसा के मामले में भूतिया घटनाएं गोलियां छोड़ते ही बंद हो गई थी, मतलब उसका संबंध सिर्फ गोलियों तक सीमित था। लेकिन किसी वजह से बर्था हाना के साथ गहराई से जुड़ चुकी है। सच्चाई जानने के लिए हाना अगली क्लास के दौरान अपने प्रोफेसर की चाबियां चुरा लेती है और बर्था की फाइल ढूंढ निकालती है। उसे पता चलता है कि बर्था का असली नाम ग्रेस था। इसके बाद हाना और जोशी ग्रेस की बहन से मिलने जाते हैं। ग्रेस की बहन उन्हें बताती है कि ग्रेस के कैंसर की शुरुआत एक बेहद छोटे से निशान से हुई थी जो पैंक्रियास पर था। हाना सन्न रह जाती है क्योंकि उसका अपना ट्यूमर भी बिल्कुल उसी जगह है। ग्रेस की कहानी सुनकर उसे समझ आ जाता है कि दोनों के शरीर में एक ही जगह पर एक जैसा घाव होने की वजह से ही बर्था की आत्मा उससे जुड़ गई है और उसे बर्था से लिया हुआ सब कुछ वापस लौटाना होगा। वह बर्था की बची हुई राख लेने तेजी से अपने घर पहुंचती है, लेकिन पता चलता है कि उसकी माँ वापस लौट आई है और उन्होंने पूरे घर की सफाई भी कर दी है। उसकी माँ हाना को देखकर घबरा जाती है क्योंकि वह बहुत ज्यादा दुबली हो चुकी होती है। हाना पागलों की तरह राख ढूंढने लगती है, लेकिन वह डिब्बा उसे खाली मिलता है। उसकी माँ उसमें रखी राख को धूल समझकर फेंक चुकी होती है। हाना घबराहट में बाहर भागकर कूड़े में राख तलाशने लगती है। आखिरकार उसे राख मिल जाती है, लेकिन तभी उसके पेट में फिर से गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है और बर्था भी फिर से उसकी ओर बढ़ने लगती है। हाना किसी तरह भागकर वापस अपने घर पहुंचती है, लेकिन फ्रिज भी लगभग खाली होता है। उसी समय उसकी माँ उसकी मेडिकल रिपोर्ट और स्कैन देख रही होती है। वह पूछती है कि हाना ने उन्हें अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया। हाना समझाने की कोशिश करती है कि ट्यूमर खतरनाक नहीं है, लेकिन तभी उसकी नज़र स्कैन में एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही बर्था दरवाजा खोलकर अंदर घुस आती है। वह हाना की माँ को जमीन पर पटक देती है। हाना तुरंत अपनी माँ को घसीटकर एक कमरे में बंद कर देती है। बर्था पूरे घर में सामान उठाकर फेंकने लगती है। फिर वह हाना के बाल पकड़ लेती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। उसका विशाल शरीर हाना को कुचलने लगता है। अब बर्था पहले से कहीं ज्यादा विशाल हो चुकी होती है। हाना फर्श पर पड़ा सफाई वाला लिक्विड ही उठाकर पी जाती है, जिससे बर्था उसके ऊपर से हट जाती है। हाना इसी मौके का फायदा उठाकर भाग निकलती है। रास्ते में वह एक किराना स्टोर से बहुत सारा जूस भी लेती है ताकि उसका ग्लूकोज लेवल ऊपर बना रहे। इसके बाद वह कॉलेज पहुंचती है
और लॉकर रूम से एक स्टाफ कार्ड चुरा लेती है ताकि वह और जोशी मेडिकल लैब में पहुंच सके। फिर वह जोशी का फ़ोन लेकर उसे एक कमरे में लॉक कर देती है ताकि जोशी किसी को कॉल करके उसे रोक न सके। हाना अकेले लैब में जाती है। फिर वह जोशी को उस पर भरोसा रखने के लिए कहती है और दर्द कम करने के लिए एक दवा को सूंघकर खुद को ऑपरेशन के लिए तैयार करने लगती है। हाना को यकीन होता है कि शायद बर्था की राख ने ही उसके शरीर में वह ट्यूमर पैदा किया है, ठीक उसी जगह जहां बर्था को कैंसर था, और अगर वह उस ट्यूमर को निकाल देगी तो दोनों के बीच का संबंध टूट जाएगा। जोशी इस विचार का पूरी तरह विरोध करती है, लेकिन हाना के पास और कोई रास्ता नहीं होता। वह जोशी से कहती है कि बस उसके पास रहे और यह सुनिश्चित करे कि ऑपरेशन के दौरान वह बहुत ज्यादा खून बहने से न मर जाए। इसके बाद हाना जानबूझकर अपना ब्लड शुगर कम कर देती है, जिससे उसे भयानक भ्रम होने लगते हैं। उसे बर्था की लाश हिलती हुई दिखाई देने लगती है। फिर अचानक वह खुद को प्लास्टिक शीट में लिपटा हुआ पाती है और नीचे गिर जाती है। जब वह किसी तरह प्लास्टिक फाड़कर बाहर निकलती है तो उसे एहसास होता है कि वह कूड़े के विशाल ढेर के बीच पड़ी है। ये वही सारा कचरा होता है जिसे उसने पहले फेंका होता है। उसे पास में ही एक मेडिकल ब्लेड पड़ा मिल जाता है। हाना तुरंत ही उससे खुद पर सर्जरी शुरू कर देती है, लेकिन तभी बर्था उसके सामने प्रकट हो जाती है, जो अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी, डरावनी और शक्तिशाली दिखाई दे रही होती है। हाना पूरी ताकत से ट्यूमर निकालने की कोशिश करती है, इससे पहले कि बर्था उसे पकड़ ले। आखिरकार वह ट्यूमर निकाल देती है, लेकिन बर्था फिर भी उसे पकड़ लेती है। हाना उससे लड़ने की कोशिश करती है। बर्था उसका हाथ बुरी तरह मोड़ने लगती है, लेकिन वह किसी तरह उस ट्यूमर को बर्था के मुंह में ही डाल देती है, जिससे अगले ही पल बर्था अचानक गायब हो जाती है। हाना जब ऊपर देखती है तो वहां उसे अपने वही पुराने रूप वाली हाना दिखाई देती है, जो कहानी की शुरुआत में कूड़ेदान के अंदर झांक रही थी। वह अपने पुराने रूप को देखकर मुस्कुराने लगती है, लेकिन तभी जोशी उसे जोर से थप्पड़ मारती है, जिससे हाना वापस होश में आ जाती है। वो बच जाती है। आखिरकार बर्था के शरीर को जलाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। धीरे धीरे हाना की हालत सुधरने लगती है। एक दिन वह अपने नाखूनों पर फिर से वही रंग लगाती है जो उसने कहानी की शुरुआत में बर्था के नाखूनों पर देखा था, लेकिन इस बार यह डर की वजह से नहीं, बल्कि बर्था यानी ग्रेस को याद करने और उसका सम्मान करने के लिए होता है। इसके बाद मेडिकल स्कूल के छात्र उन सभी लोगों के सम्मान में एक छोटा सा समारोह आयोजित करते हैं जिन्होंने मरने के बाद अपने शरीर मेडिकल शिक्षा के लिए दान किए थे। वे उन लोगों को अपने मौन शिक्षक के रूप में सम्मान देते हैं। कुछ समय बाद हाना अनन्या के घर जाती है। साथ में वह बहुत सारा किराने का सामान लेकर जाती है ताकि वह सब खाना वापस कर सके जो उसने पिछली बार खा लिया था। लेकिन अनन्या को उन सामानों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह सिर्फ सच जानना चाहती है। वह समझना चाहती है कि इतने समय से हाना के साथ वास्तव में क्या हुआ था। धीरे धीरे दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन तभी हाना की आंख खुलती है और उसे एहसास होता है कि वह कुछ खा रही है, और जब वह सच्चाई देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस बार उसने नींद में अनन्या को ही खा लिया होता है। यह दर्शाता है कि भले ही ग्रेस का शरीर जला दिया गया हो, ट्यूमर भले ही निकाल दिया गया हो, लेकिन हाना के अंदर वह अनियंत्रित भूख अभी भी जीवित है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।